Any information provided by YSRSMC is for general information only. We accept the responsibility for any content in this video. It is important to remember that we don't want to create rumors, offend any religion, community, or individual, or disrespect any living or dead person. नमस्कार। आज मैं अपराजिता स्नातक स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे युवा शक्ति रेडियो के चैनल पर। और आज एक बहुत ही खास उपलक्ष्य है क्योंकि आज हमारे समक्ष हैं सत्यवती सांधे कॉलेज के प्रिंसिपल ओएसडी प्रोफेसर हरेंद्र कुमार। गत 24 वर्षों से आप अध्यापन से जुड़े हैं। आपने हिंदू कॉलेज से हिंदी में स्नातक और परास्नातक किया और 2003 से स्थायी रूप में हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे हैं। आप 2017 से 2020 के बीच भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में मनोनीत राजभाषा सलाहकार रह चुके हैं। यही नहीं, 2018 में आपने मॉरिशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भी भागीदारी दी है। 2005 से 2021 के बीच आपने एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला और अनेक एनसीसी कैडेट्स का मार्गदर्शन किया और अभी भी कर रहे हैं। आपने विभिन्न शोध पत्र भी लिखे और कल्पांत जैसी पत्रिकाओं में आपके कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। रसखान के काव्य में प्रेम तत्व और भारतीय मनीषा के प्रतीक जैसी पुस्तकों में आपने लेखन सहयोग दिया। आपकी तमाम उपलब्धियों को यहाँ थोड़े से समय में साझा करना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है क्योंकि उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। गत 8 महीने से आप बतौर प्रिंसिपल सत्यवती सांधे कॉलेज में कार्यरत हैं। सर, आज हमारे समक्ष हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है और सर से आज हम जानना चाहते हैं कि सर ने जब यहाँ ज्वाइन किया तो सत्यवती सांधे कॉलेज में इन्हें बहुत सारी चुनौतियों के साथ जो है सामना करना पड़ा। तो सर, उन चुनौतियों को आपने बहुत ही सरलता के साथ जो है उनका निपटारा आप करते गए। अगर हम कहें, उनका आप एक सरल सा उपाय हमेशा आपके पास होता था। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राजिता जी, 25 जुलाई को मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया तो एक प्रार्थना पत्र मिला जो 4 दिन पहले विश्वविद्यालय के जितने अधिकारी थे सबके पास जा चुका था। एक विद्यार्थी का कहना था कि वह किसी प्रश्न पत्र में फेल हो गया है और वह आत्महत्या करना चाहता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि पहले दिन ही आपने कार्यभार ग्रहण किया और विश्वविद्यालय का आपको पत्र मिल गया। तो उस समस्या के लिए हमने तुरंत एक कमेटी बनाई और जांच समिति ने अपना काम किया। बाद में हमने थोड़ा सा उस पर और काम किया और हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक पर्चे में विद्यार्थी के अंक कमाए तो हम सारे पर्चे, जितने प्रश्न पत्र हैं, सारी उत्तर पुस्तिकाएं उसकी जांच करा देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे विद्यार्थी को समझ आया कि वो सचमुच फेल था तो उसने अपने आप अपने जो आवेदन दिया था, जो धमकी दी थी, उसने वापस ले ली। तो प्रथम दिन मेरा इस समस्या के समाधान के साथ निकला। उसके पश्चात क्योंकि चुनौती सबसे बड़ी थी कि पिछले 20 साल से जो नियुक्तियां थी, स्थायी नियुक्तियां, वह कॉलेज में नहीं हुई थी और विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर, डीन ऑफ कॉलेजेस, सबका एक ही निर्देश था कि जितना जल्दी हो स्थायी नियुक्ति हो ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन की जो सुविधा है वह बेहतर हो और सुचारू रूप से ये कार्य चलने लगे। तो इसलिए मेरे लिए था कि इतने कम समय में जितनी नियुक्तियां हैं वो तत्काल की जाए और उसके लिए पूरी व्यवस्था करना और अपने जो पूरा स्टाफ था उसको लगाना। तो विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे पूरा सहयोग और समर्थन मिला जिसके कारण 6 महीने में
हमने इन नियुक्तियों को पूरा किया। साथ ही साथ हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये अभी भी लगातार चल रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये आ चुकी है। इसके साथ साथ अनेक नए प्रश्न पत्र, इसकी अपना एक दृष्टिकोण वो विद्यार्थी तक जाए और उसी रूप में जाए जो सरकार का, विश्वविद्यालय का जो प्रयोजन है उसी के अनुसार जाए। तो इसलिए हमने तुरंत एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोर्ड का गठन किया और उस बोर्ड के द्वारा हमने ओपन सेशन विद्यार्थियों के शुरू कर दिए। जिस विद्यार्थी को कोई समस्या हो, हमने एक मेलिंग एड्रेस भी दे दिया, वो इन्फो पर हमें मेल कर सकता है। उसके साथ साथ यदि वो मेल करने के बाद उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह खुद उन मेल को मैं खुद देख लेता हूं, कई बार मेरा स्टाफ देखता है। तो हमने जितने ओपन सेशन हो सकते थे, अलग अलग ओपन सेशन किए, हर विद्यार्थी की समस्या का समाधान किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका एक रूपता में इसको कैसे लागू किया जाए। तो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कई बार हम खुद समझते हैं कि उनकी क्या समस्या है। तो उस तरह से हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह लगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। सर, आप युवा शक्ति रेडियो के संरक्षक भी हैं और आज हमें आपको यहाँ इंटरव्यू करने का मौका मिला, आपके साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिला। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में इस रेडियो का क्या महत्व है? जो आज का समय है वो मीडिया और सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सकारात्मक विषयों के प्रचार प्रसार को महत्वपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। और जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि समर्थ भारत, विकसित भारत, ये विकसित भारत एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझें, हमारे विद्यार्थियों में तमाम तरह के विषयों के प्रति जागरूकता रहे, उसके लिए हमने इस रेडियो, युवा शक्ति रेडियो की स्थापना की। और इसको पहले से ही था, लेकिन अब हमने इसको दोबारा से शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। साथ साथ ही हमारे जितने कार्यक्रम समर्थ भारत, विकसित भारत के अंतर्गत हम करते हैं, उन सब का प्रसारण, उन सब का जो जानकारी वो इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को देते रहे हैं। सर, आजकल कॉलेज में काफी रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारे अलग अलग आयामों से जुड़े कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और भारत सरकार के विजन विकसित भारत 2047 पर कॉलेज में इसके अलावा और क्या नया हो रहा है? कॉलेज में हम इस समय अनेक विषयों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं और इनके दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण हैं। एक तो विद्यार्थी के में एक प्रशासनिक क्षमता या उस कार्यक्रम को करने की क्षमता उसमें विकसित हो, दूसरा उसके विषयों के साथ वह जानकारी अपने को ले। और साथ साथ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस समय भारत में सबसे अधिक युवा हैं और युवाओं के विकास के लिए, उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास एक तरफ जहां खेल प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करते हैं, दूसरी तरफ हम अनेक प्रकार की जो बौद्धिक प्रतियोगिताएं हैं उनका भी हम आयोजन करते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे महत्वपूर्ण काम यही किए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेमिनारों का आयोजन वह हम करते रहे हैं। और इसके साथ साथ विभाग की, सोसाइटी की जितने भी कार्यक्रम हैं उन सब का कहीं ना कहीं उद्देश्य वह आज के समय की समझ, वातावरण की समझ, साथ ही साथ जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जो चुनौतियां नहीं हमारे समक्ष खड़ी हैं, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, उनकी समझ कैसे बन सकती है, वो कॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सत्यवती कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज कहलाया जाता है और सत्यवती कॉलेज से जुड़े कुछ किस्से भी हैं जो पहले के समय में बहुत सामने आते थे, लेकिन आपके आने के बाद से, जब से आपने कार्यभार संभाला है, इन ऐसी कुछ घटनाएं हैं, इनमें बहुत कमी देखने को मिली है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं और क्या और करेंगे कि सत्यवती का नाम और ऊंचा हो पाए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रवेश की प्रक्रिया बदल गई है, और प्रवेश की प्रक्रिया बदल गई तो एक तरह से केंद्रीयकृत प्रक्रिया हो गई है। सीयूईटी के माध्यम से हमारे पास विद्यार्थी आता है। तो एक समय था कि विद्यार्थी की जो योग्यता थी या उसकी प्रवेश की प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी, केंद्रीकृत नहीं थी। उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि आपके पास उसी एक ही प्रक्रिया से विद्यार्थी प्रवेश लेता है, और पिछले 2-3 साल जो विद्यार्थी तैयारी कर चुका है, देखने में आया कि वो विद्यार्थी ज्यादा प्रवेश परीक्षा में सफल हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये ध्यान में आया कि अधिकतर वो विद्यार्थी आ रहा है, अधिकांश विद्यार्थी आ रहा है जिसके मन में एक ललक है, एक पढ़ने की एक इच्छा है, एक लगभग उसने मान के आता है कि उसको नई चीजें सीखनी है। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है, उसके अलावा परिवेश में परिवर्तन आया है। तो सत्यवती इवनिंग कॉलेज भी इससे अछूता नहीं रहा है। इसलिए सत्यवती इवनिंग कॉलेज, जहां पिछले दिनों से मैंने जब 2 महीने पहले हमारे 3 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण था कि हमारे 3 विद्यार्थी जब अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति लेने गए तो उनके साथ हम जब खड़े हुए तो उन विद्यार्थियों ने कहा कि ये हमारे लिए पहला मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हमें मिल रही है। क्योंकि अब हमने क्या है कि सूचनाएं सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना, इन्फो के माध्यम से विद्यार्थी से लगातार संपर्क करना, तो इसी कारण ही हमने इस युवा शक्ति रेडियो का भी स्थापना का, मैंने बताया था कि एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि लगातार हम विद्यार्थी के संपर्क में रहना चाहते हैं और इससे निश्चित रूप से वातावरण में बदलाव होता है, विद्यार्थियों की गतिविधियों में बदलाव होता है और उसकी क्षमताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। सकारात्मक दिशा में विद्यार्थी जा रहे हैं। आउट ऑफ कैंपस है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यहाँ जिस 7:30 बजे तक विद्यार्थी कक्षा में उपलब्ध होते हैं, शिक्षक अपनी कक्षा में होते हैं, तो इससे बेहतर या इससे अधिक सकारात्मक वातावरण वह मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई पड़ेगा। तो ये एक सकारात्मकता की ओर हम चल रहे हैं। हमने प्रयास किया, अपनी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। जहां हमारी सीमाएं हैं वहां भी हम फिर प्रयास करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रशासन का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। तो प्रशासन का इतना सहयोग है कि हमें किसी भी कार्य को करने में, किसी भी निर्णय को लेने में बहुत ज्यादा विलंब नहीं होता। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पिछले दिनों और इस समय में ये एक तुलना जरूर है कि पिछले दिनों और इस समय में हमें निर्णय लेने में बहुत ज्यादा अधिक समय नहीं लगा। सर, आपने छात्रों से जुड़ी बहुत सारे अच्छे वाक्य हमें बताए और निरंतर जो है उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के छात्र और छात्र छात्राएं। तो आपके थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि आप सत्यवती इवनिंग के बच्चों को क्या एक खास संदेश देना चाहते हैं और आने वाले समय में क्या खास आपने प्लान किया है उनके लिए? केवल और केवल परिश्रम का और कोई विकल्प नहीं है। यदि विद्यार्थी परिश्रम करता है तो निश्चित रूप से उसके जो बेहतर परिणाम है वो निकलेंगे। कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से कार्य करता है, विद्यार्थी उसको परिश्रम करना होगा और एक दिशा में नहीं, हर क्षेत्र में उसको परिश्रम करना है। खेलों में है, खेल की दृष्टि से वहां परिश्रम करना है। इसके अतिरिक्त जो खेलकूद के साथ साथ अन्य गतिविधियां हैं उनमें भी परिश्रम करना है और अपने अध्ययन अध्यापन में भी परिश्रम। और ये जो सब सफलता के लिए जो अपने जितना भी शिक्षक
समूह है, अपने स्टाफ हैं, अपने शिक्षक हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एक सामूहिक प्रयास है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मेरे पूरे जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, उस सब के द्वारा ही ये हमें सफलता प्राप्त हो रही है। और विद्यार्थी केवल और केवल परिश्रम करें, सबसे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जीवन में परिश्रम अनिवार्य है। आप आज यहाँ आए, आपने हमारे इस छोटे से स्टूडियो की शोभा बढ़ाई और इसका मान रखा। युवा शक्ति रेडियो की पूरी टीम की तरफ से मैं अपराजिता स्नातक आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहेगा और आपके नए इनपुट से हम हमेशा अग्रसर करते रहेंगे नई ऊंचाइयों की ओर। धन्यवाद। धन्यवाद अपराजिता जी, आप हमारे विद्यार्थियों को इसी प्रकार से प्रशिक्षण भी देते रहें और इस युवा शक्ति रेडियो में जो आप सफलता प्राप्त करते रहें और इसके लिए जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और आप इसी तरह से कॉलेज की इस पूरी इकाई के साथ जुड़े रहें और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।